Okay, sir. Let's talk about the measurement. अब देखिए मेजरमेंट जो है वो हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, आपको मेजरमेंट स्टडी करना बहुत जरूरी है और मेजरमेंट सभी को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक एजुकेटेड पर्सन को भी मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है और एक अनएजुकेटेड पर्सन को भी मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, राइट? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, जिसमें फ्रूट्स को मेजर किया जा रहा है, वहां पर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम के अंदर मिल्क को मेजर करके दिया जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो वेंडर है दे माइट नॉट बी एजुकेटेड, हो सकता है वो एजुकेटेड ना हो, ठीक है, बट स्टिल दे नो अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मास, की उनको भी पता है कि भाई मास का मेजरमेंट करना है तो वेइंग स्केल की हमें जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट वॉल्यूम करना है तो इस तरीके का इक्विपमेंट हमें चाहिए होता है, और उसका मेजरमेंट भी उनको पता होता है, हमसे कई बार बेटर पता होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ को मेजर करना है, ये टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो है दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ अवर लाइफ। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपके पास में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो है मेजरमेंट, चाहे वो लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, फोर्स हो, कुछ भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू रिक्वायर इज अ मेजरमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लॉज है या उसका थ्योरीज है, वो सभी कुछ देने के लिए हमें सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर। क्यों? अगर आपको बुलाया जाए कि आपको 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है तो 1 ग्राम को मेजर तो करना पड़ेगा ना, आपको पता तो होना चाहिए ना 1 ग्राम का मतलब क्या होता है। या फिर अगर आपसे ये कहा जाए कि ये पर्टिकुलर कोई सोल्यूशन है जिसको 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको क्या करना है, इसको हीट प्रोवाइड करनी, तो 100 डिग्री सेल्सियस ये मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे, यस और नो? यस राइट। अब यहाँ पर छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि मास ऑफ अ पर्सन इज 65 kg, लेंथ ऑफ अ टेबल इज 3 मीटर, एरिया ऑफ अ हॉल इज 100 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 300 केल्विन। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मास का मेजरमेंट किया, लेंथ का मेजरमेंट किया, एरिया का किया, टेम्परेचर किया, इन सभी का हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है बेटा, मेजरमेंट शो किया हुआ है। बोलो आई बात समझ में? और ये सारी बहुत ही बेसिक चीजें हैं, अगर आपने आज ये लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे होते तो भी आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है। क्लियर है सभी को ये चीज? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now the physical quantities are segregated in two different segments. जैसे हम physical world के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम different categories के अंदर categorize करके रखते हैं। Similarly यहाँ पर हम जो physical quantities के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको भी हमने क्या किया गया है, segregate किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर जैसी फिजिक कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसको हम रखा जाता है, which do not depend on any other physical quantity, जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा? Yes. अब आप समझिए, अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटीज की, तो मैंने पहला बोला फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे से आती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे से आती है। किस पे से आती है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एरिया, तो एरिया का हम मेजरमेंट करते हैं लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ एंड विड्थ बोथ आर कमिंग फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट लेंथ। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट लेंथ। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज अ लेंथ एंड टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल यूनिट। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Similarly for the force as well. अब यहाँ पर समझिए कि लेंथ के लिए हमने कुछ यहाँ पर हमने लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज भी करते हैं, फुट का यूज भी करते हैं, इंच का यूज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि विनीत आर यू देयर? Yes, sir. बेटा आपकी हाइट कितनी है? 5'10".
5'10", right? Okay. Jinit is Yes, there? sir. Yes, sir. Jinit, आपकी हाइट कितनी है? Sir, 5'8". 5'8", right? Ayushi, Sir, around 5.6. around 5.6. Good. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट को यहाँ पर किसे मेजर कर रहे हैं? फीट के अंदर मेजर कर रहे हैं, राइट? अगर आपको कहा जाए कि आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन का जो डिस्प्ले है, उसका लेंथ कितना होगा, तो यू विल टेक इट इन अ इंच। आप फुट में या मीटर में उसका मेजरमेंट नहीं शो करेंगे। यस और नो? Yes. यस और नो? Yes, sir. देन इफ यू टॉक अबाउट द मास, तो मास को मेजर करने के लिए या तो हम किलोग्राम या पाउंड का हम यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम के लिए हम सेकंड, मिनट, आवर्स का यूज करते हैं। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस का भी हम यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम डिफरेंट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसके लिए भी हम डिफरेंट यूनिट्स का यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम इस यूनिट्स का यूज करते हैं, उस टाइम पे आपको कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखना होता है, ठीक है? वो क्या होता है कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए, सुटेबल साइज होना चाहिए, ठीक है? इनवेरिएबल होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको वेल डिफाइंड और सुटेबल साइज की अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं ये कहता हूं बेटा कि अहमदाबाद टू बड़ौदा इज अराउंड 120 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 120 किलोमीटर। फाइन। अगर कोई ये कहे कि 120 किलोमीटर को सर हम मीटर में कन्वर्ट करें, तो कर लो, 120 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा। अगर कोई कहे मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, तो 120 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कोई कहे इसको मैं mm में कन्वर्ट करूं, तो 120 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 10 mm हो जाएगा। अब ये सारा मेजर, ये जो जितनी भी यूनिट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, दिस ऑल यूनिट्स आर बेसिकली टू मेजर अ लेंथ। बट आप एक चीज समझिए, क्या आपने कभी किसी को ऐसा कहते हुए सुना है कि 1,20,000 मीटर या 1,20,00,000 मीटर? ऐसा कभी आपने मेजरमेंट करते हुए सुना है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. हम क्या यूज करते हैं? किलोमीटर यूज करते हैं, राइट? सिमिलरली अगर हम यहाँ पर मतलब एक सुटेबल यूनिट का भी यूज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि यहाँ पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, इसका है 1 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। सपोज मान लीजिए मैं कहूँ कि 1 सेंटीमीटर लेंथ का ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, और अगर मैं इसे लिखूं तो 0.01 मीटर भी लिख सकता हूं, यस और नो? Yes, sir. Yes. 0.001 किलोमीटर लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes. No, sir. Sir, नहीं। आप लिख सकता हूं? इधर 0 आएगा सर। आप लिख सकता हूं, ठीक है? Or zero. Yes, sir. हाँ, देन अब आप एक चीज समझिए कि कोई जब ये 1 सेंटीमीटर स्केल को मेजर कर रहा होगा, तो क्या कोई ऐसा कहेगा कि 0.0001 किलोमीटर लेंथ है इसकी? No, sir. Right? It's very No, sir. awkward, right? Very awkward to speak like this. ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए, सुटेबल साइज होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, इनवेरिएबल होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें आप जब कोई भी यूनिट लिखते हैं उस टाइम पे ये चीज ध्यान रखनी होती है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब देयर आर सर्टेन सिस्टम, CGS, MKS, FPS। डेफिनेटली आपने सुना होगा CGS, MKS और FPS के बारे में। तो दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस में सबसे पहले ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन सा सिस्टम को? तो CGS सिस्टम को। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ठीक है? फिर MKS को इंट्रोड्यूस किया गया।
that was also introduced in France. तो MKS में M क्या रिप्रेजेंट करता है? मीटर, K रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम एंड S रिप्रेजेंट करता है सेकंड। बोलो यहाँ तक क्लियर है? लेकिन होता क्या है कि अब हम देखते हैं FPS के बारे में। FPS के बारे में अगर हम देखें तो FPS वाज इंट्रोड्यूस सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर, राइट? तो ब्रिटेन में जो हमने देखा तो ये होता है फुट, पाउंड एंड सेकंड। ये FPS सिस्टम हो गया बेटा, यस और नो? तो फुट Yes. को मेजर करते हैं लेंथ में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, पक्का? अब आप यहाँ Yes, पे sir. समझिए कि हर एक स्टेट, हर एक कंट्री के अंदर डिफरेंट यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट व्हाट वी रिक्वायर्ड कि ग्लोबली और इंटरनेशनली एक ही यूनिट चले, जिससे कि जो साइंस के लॉज बन रहे हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो सारे इंटरनेशनल लेवल पर एक जैसे होने चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन आना नहीं चाहिए। या फिर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए भी जो यूनिट्स यूज की जाएंगी वो भी सेम की जाए, ठीक है? तो यहाँ पर आप समझिए कि in 1971 there was a conference on weight and measures held in meeting and decided a system of units for the international uses, और वहां पर नाम दिया गया that system is called International System of Units and abbreviated as SI। क्या नाम दिया गया? SI। क्लियर है? So there are seven fundamental units and 2 supplementary units। कितना? There are 7 fundamental units and 2 supplementary units। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. तो अगर हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले बेटा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस एज अ SI यूनिट्स के अंदर। सबसे पहले ये 7 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें लेंथ को बेटा मेजर करते हैं मीटर में, मास को करते हैं किलोग्राम में, टाइम को करते हैं सेकंड में, टेम्परेचर को करेंगे केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को करेंगे एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को करेंगे कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को करेंगे मोल में। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? Yes. Yes. दूसरी चीज कि इसको सिंबल से अगर हमें रिप्रेजेंट करना है देन, तो सिंबल से अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, किलोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय kg, सेकंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s, कैलोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल k, कैपिटल K, एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K, कैंडेला इज रिप्रेजेंटेड बाय CD एंड मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल। इस तरीके से हमने इसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर दिया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. No. sir. अब देखिए मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/29979245 ऑफ अ सेकंड। समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है कि इतने टाइम पीरियड में 1/29979245 ऑफ अ सेकंड, इस टाइम पीरियड में लाइट जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, लाइट जिस लेंथ को ट्रैवल करती है, उसे 1 मीटर नाम दिया गया। उसे क्या नाम दिया गया? 1 मीटर। मतलब हमने कहा कि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 1 मीटर। तो सिमिलरली यहाँ पर 1/29979245 ऑफ द सेकंड में जितना डिस्टेंस लाइट ने ट्रैवल किया, that length is introduced as a meter। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. पक्का कोई डाउट नहीं है किसी को? सर Yes, sir. गुड। यस जयमिक, क्लियर है बेटा? सर 1 सेकंड के 29979245 पार्ट करेंगे। नेक्स्ट है किलोग्राम। तो किलोग्राम इज द मास ऑफ अ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम alloy preserved at the International Bureau of Weights and Measure at पेरिस। ठीक है, कहां पे रखा गया है?
पेरिस में रखा गया, नियर पेरिस। क्या रखा गया है? तो मास का एक प्रोटोटाइप है जिसको हमने कहा गया कि ये किलोग्राम है, मतलब एग्जैक्ट किलोग्राम रखा गया है, ठीक है। सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम एंड इरेडियम अलॉय कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, देखिए। दिस इज द प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरेडियम अलॉय, जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है 1 kg। समझ में आया? सर ये दोनों ही सेम? हाँ, ये इसी के अंदर ये रखा है, यही चीज है जो इसके अंदर रखा गया है ना। सर ये एक्सप्लेन करूं सर? क्या करूं? Let's talk about the second. So 1 second is the time taken by 9192631770 oscillation of the light emitted by a cesium-133 atom. तो cesium-133 atom जो है, cesium-133 atom, उसमें से जो लाइट निकलती है, ठीक है, वो लाइट जो एमिट हो रही है उसमें से, ठीक है। तो 1 सेकंड जो टाइम हमने डिफाइन किया, वो कैसे डिफाइन किया है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं, 9192631770 ऑसिलेशंस हो रहे हैं जिस टाइम के अंदर, उस टाइम को हमने कहा 1 सेकंड। तो दिस नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आर हैपनिंग इन दैट टाइम, तो दैट टाइम इज व्हाट? इट इज द 1 सेकंड। क्लियर? सीजियम-133 एटम में से जो लाइट एमिट हो रही है उसमें होने वाले नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इतने हैं, और इतने ऑसिलेशन होने में जो टाइम लग रहा है वो 1 सेकंड। क्लियर है? Yes, sir. सर cesium-133 आइसोटोप है? अब यहाँ पर हमने बात की फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर दो है, एक है रेडियन और दूसरा है स्टीरेडियन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियन के बारे में। तो रेडियन जो है, इट इज यूज्ड टू मेजर प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेडियन का यूज करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये एंगल थीटा है, और हमने प्रीवियस काफी सारी क्लासेस ली हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, कि यहाँ पर हम जो थीटा लेते हैं, ये थीटा होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। थीटा क्या होता है बेटा? आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ जो है वो क्या है आपकी, यहाँ पर आर्क लेंथ है आपकी AB, और रेडियस भी क्या है? R। तो अगर आर्क लेंथ भी R है, आर्क लेंथ भी R है और रेडियस भी R है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 रेडियन। क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। बोलो, यहां तक क्लियर है? यस। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 रेडियन। तो ये जो तो था मेजरमेंट ऑफ प्लेन एंगल। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। किसकी? सॉलिड एंगल की। तो आप समझिए, मैंने आपको पहले भी ये एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास में आइसक्रीम कोन है, देखिए इस तरीके से, सपोज ये आपके पास में आइसक्रीम कोन है, ऐसा ही होता है आइसक्रीम कोन भाई, मतलब ऐसा, मतलब इस शेप का होता है ना। सर आपका तो ये नेट, क्या हुआ? आपका नेट जा रहा है शायद। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, जो कि 3 डायमेंशनल कोन के अंदर बन रहा है, उसे हमने नाम दिया सॉलिड एंगल। क्या नाम दिया बेटा? सॉलिड एंगल। एंड दैट सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। क्या कहते हैं बेटा इसको? ओमेगा। क्या कहते हैं बेटा? ओमेगा। ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। ओमेगा। सर मतलब 3D एंगल स्टेरेडियन होता है? यस, मतलब मेजरमेंट उसका, वो सॉलिड एंगल होता है लेकिन उसका यूनिट स्टेरेडियन होता है। और सर 2D का प्लेन? 2D इज द प्लेन एंगल। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला भी बताया था। क्या बताया था? बताइए। कर्व्ड सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। एग्जैक्टली, कर्व्ड सरफेस एरिया बाय रेडियस का। कर्व्ड सरफेस एरिया।
अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कवर्ड सरफेस एरिया भी आर स्क्वायर है और ये भी आर स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा आपका ये 1 स्टेरेडियन आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, ओके। अब यहाँ पर समझिए कहानी को आगे। अब देखिए देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर द राइटिंग एसआई यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि अगर आप यूनिट लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज मैं लिखूं फोर्स का यूनिट होता है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो अगर मैं नाम लिख रहा हूं तो मुझे पूरा नाम लिखना है, दैट शुड बी इन अ स्मॉल लेटर। मैं कभी भी नाम को साइंटिस्ट के नाम, मतलब जिस साइंटिस्ट के नाम पे से यूनिट बनती है, जैसे कि न्यूटन, एम्पियर, कूलम, ये सब साइंटिस्ट हैं और उनके नाम पर से यूनिट दी गई है। ठीक है, तो उनके नाम, उनका जो पूरा नाम लिखा जाएगा वो पूरा नाम स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग इट एज अ यूनिट। अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो ये गलत होता है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ पे किसी को? No, sir. No. No, sir. No, sir. No, sir. अब देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, अगर आप यूनिट को सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूटन, आपको पूरा नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप? उसके नाम का पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। केल्विन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कितना टेम्परेचर है? तो 300 केल्विन, राइट। करंट कितना एम्पियर जा रहा है? तो करंट जा रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से। कूलम तो कैपिटल सी। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? नाउ symbols for all other units are written in small letters। मतलब कि जो साइंटिस्ट के नाम पे से नहीं आते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो मीटर को हम लिखते हैं स्मॉल एम से, सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल केजी से, कैंडेला को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सीडी से। ठीक है, ये सब डिराइव यूनिट्स हैं। ओके, Yes. दूसरी चीज जिसपे हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, वो ये कि जो भी आप न्यूमेरल लिखते हैं, न्यूमेरल जो आप वैल्यू लिखते हैं, उसके पीछे जब आप यूनिट लिखते हैं तो देयर शुड बी सम स्पेस बिटवीन अ न्यूमेरल एंड द सिंबल ऑफ द यूनिट। बट हम कभी भी इस पे इतना ध्यान देते नहीं है। तो एक्चुअल तरीका लिखने का बेटा ये होता है, और यहाँ पर जो इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे आप लिखते हैं एग्जाम में, ये गलत तरीका होता है। ठीक है, the units do not have plural forms। जैसे हमने लिखा 1 मीटर, तो ठीक है, फिर कहेंगे अच्छा अब 1 की जगह में तो हमें 50 मीटर लिखना है, तो 50 मीटर नहीं लिख सकते, हमें इसे क्या करना पड़ेगा? प्लूरल करना पड़ेगा, तो 50 मीटर्स लिखते हैं कुछ लोग। तो ऐसा करना भी गलत है, बिकॉज यूनिट का प्लूरल नहीं होता है। आई बात समझ में? कई लोगों को देखा होगा मैंने ये Yes, लिखते sir. हुए 20 सेकेंड्स लिखते हैं, 20 सेकेंड्स, बट व्हेन यू आर यूजिंग इट एज अ यूनिट तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल। क्लियर है? Yes. देन फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट्स। मतलब कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये फुल स्टॉप यूज किया हुआ है, तो इस तरीके से आप फुल स्टॉप भी यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, दूसरा देखिए, जब आप 2 यूनिट एक साथ लिख रहे होते हैं उस टाइम पे 2 यूनिट्स के बीच में आपको स्पेस रखने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपने टॉर्क का सुना होगा कि टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, राइट। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर मैंने इस तरीके से लिखा है,
और यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर के बीच में स्पेस है, दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट वे टू राइट। क्लियर है यहाँ तक? Yes, सर sir. ये VA Yes, किसका यूनिट है? हाँ, मैं ये पूछने ही वाला था, ये VA किसका Velocity यूनिट है? या volume? पावर का, पावर वोल्ट एम्पियर। पावर का है बेटा, पावर इक्वल्स V इंटू वाई, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, Okay. अब देखिए आगे। Now let's talk about the SI prefixes. तो सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस आता है, सफिक्स एंड प्रीफिक्स होते हैं जैसे, वैसे यहाँ पे प्रीफिक्सेस हमने लिए हुए हैं। क्या क्या है तो देखिए, इसका हमें यूज भी करना है आने वाले टाइम में, इसलिए ध्यान रखना कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में लिखा रहता है 1 FM। अब 1 FM मतलब कोई रेडियो FM नहीं है, ये 1 FM रिप्रेजेंट करता है फर्मी। क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्मी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए डेसी, डेसी मतलब 10⁻⁻1, सेंटी तो 10⁻², तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये यूज होने वाले यहाँ तक ही ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, तो डेसी, सेंटी मतलब 10⁻², मिली तो 10⁻3, माइक्रो तो 10⁻6, नैनो तो 10⁻9, पिको तो 10⁻12। जैसे आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर में 2 माइक्रोफेराड ऐसा लिखा होगा, तो 2 माइक्रो मतलब 2 इंटू 10⁻6। ठीक है, फिर लिखा होगा मान लो 2 पिकोफेराड, तो 2 इंटू 10⁻12। -12. ठीक है, ये आपको इस तरीके से याद रखना है। बोलो, क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. सर वो Yes. आपने S दिखाया था, उसका मतलब? किसका मतलब? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब समझिए आगे। नेक्स्ट है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, जेटा, योटा। ठीक है, अब हमें मैक्स टू मैक्स 10⁻15 तक जाने की जरूरत पड़ती है। तो डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा, गीगा, टेरा, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, मेगा, गीगा एंड टेरा। जैसे आप सुनते होंगे कि कितने हार्ड डिस्क कितने जीबी की है या कितने टीबी की है, तो 1 TB की हार्ड डिस्क है। मोबाइल 128 GB स्टोरेज, 256 GB स्टोरेज, राइट? ऐसा ही सुनते हैं आप। तो जो जीबी हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वो जीबी का मतलब क्या होता है? गीगाबाइट। समझ में आ रहा है बेटा? यस बेटा। Yes, yes, sir. अब देखिए यहाँ पर थ्री मिली एम्पियर अगर लिखा है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? मिली। 1 मिली कितना होता है? तो 10⁻3, तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 10⁻3 एम्पियर। ठीक है, फिर 5 माइक्रोन वोल्ट, तो 5 माइक्रोन वोल्ट मतलब, माइक्रो मतलब 10⁻6, 10⁻6, तो 5 इंटू 10⁻6 वोल्ट। देन 8 नैनो सेकेंड, तो 8 नैनो सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻9 सेकेंड। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सर यस। सर एक पीछे स्लाइड करो ना। ये लो, ओके सर। देन पिकोमीटर, तो 6 पिकोमीटर मतलब ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻12 मीटर। 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर में कितने मीटर? तो 10⁻3 मीटर। मेगावाट, अब आपने सुना होगा 500 मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है, तो मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻6। क्या होता है बेटा? 10⁻6। तो यहाँ पे लिखा है 7 मेगावाट, तो हो जाएगा 7 इंटू 10⁻6। बोलो, क्लियर है यहाँ तक?
Yes. अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डेफिनेटली लैब में ये चीज देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी कि माइक्रोस्कोप जो होता है, क्या होता है माइक्रोस्कोप, सभी ने देखा होगा माइक्रोस्कोप लैब में। तो माइक्रोस्कोप Yes, की हेल्प से आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं और दैट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर। क्या रेंज होती है बेटा? 10⁻⁶ मीटर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁹ मीटर। क्या रेंज होती है उनकी? 10⁻⁹ मीटर। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा आपका काम की है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में, कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब कि विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो उसकी जो वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ये रेंज होती है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर था 10th स्टैंडर्ड में, उसमें आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर ये जो एंगस्ट्रॉम यूज किया गया है, तो ये एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। एंड अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो उसकी रेंज होती है 1 फॉर्मी, दैट मींस 10⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻15 मीटर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था 1 फॉर्मी के बारे में, राइट? 10⁻15 मीटर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? Sir. नो सर। गुड। अब आगे देखिए, यहाँ पर यूज किया गया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। तो अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड दैट इज 1 AU से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे, एंड दैट 1 AU इज इक्वल्स टू 1.5 into 10⁻11 मीटर। क्या होता है? 1.5 into 10⁻11 मीटर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को बेटा? नेक्स्ट, 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर ये क्या है? अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट ईयर जो है वो किसको मेजर किया जाता है लाइट ईयर से? डिस्टेंस को, टाइम को, या किस इस तरीके के 3-4 ऑप्शंस होते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर ईयर देखते हैं तो हमें लगता है कि इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? टाइम। क्या मेजर कर सकते हैं? टाइम। बट रियलिटी में इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंस। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर होता है 9.5 into 10⁻15 मीटर, एंड इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। तो एक साल में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है लाइट, वो डिस्टेंस है 9.5 into 10⁻15 मीटर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए पार्सेक। तो पार्सेक क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 AU सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। अब ये क्या होता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मिनट को रिप्रेजेंट करता है। यस। तो 1 पार्सेक जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? तो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.1 into 10⁻16 मीटर, एंड इट इज द सर ये लार्जेस्ट 1 सेकंड नहीं है? 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट में एक ही आएगा शायद, है ना? यस, 1 सेकेंड। So it is the largest practical unit of the distance used in astronomy. ठीक है, कितना है? 1 parsec, and 1 parsec is equal to क्या होता है? 3.1 into 10⁻16 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? सर 1 पाउंड। ठीक है, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू क्या होता है? 0.454 kg। 1 पाउंड क्या हो जाएगा? 0.454 kg। That is used for the newborn babies। नहीं कहते हैं जैसे ब्रिटिश के अंदर कि इतने पाउंड का बच्चा पैदा हुआ है, 10 pounds 1 इंडिया में तो Sir, 1 second. so now
1 pound is 0.454 kg, 1 slug is 14.59 kg. ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो फार्मर्स होते हैं वो इन यूज जो स्लग मैंने बताया फॉर द क्रॉप्स दे आर यूजिंग दिस यूनिट. ठीक है, then some practical unit, 1 Chandrasekhar limit, that is 1.4 into mass of the sun, so 2.785 into 10 raised to 30 kg. It is the biggest practical unit for the measuring mass. ठीक है, then देखिए सबसे पहले तो 1 AMU, तो 1 AMU किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1.66 into 10 raised to -27 kg के इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग मास, स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग मास. जैसे आप जानते हैं कि मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितना होता है बेटा, मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.66 into 10 raised to -27 kg होता है मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन. बोलो क्लियर है, क्लियर है बेटा. मास ऑफ द प्रोटॉन या फिर मास ऑफ द न्यूट्रॉन अगर हम देखें तो इट इज इक्वल्स टू 1.66 into 10 raised to -27 kg. सेकंड थिंग इज दैट 1 AMU is equals to this, and 1 AMU को डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/12 of 6C12 mass of single carbon atom, 1/12 into mass of single carbon atom. ठीक है, दैट इज ऑल्सो 1 AMU, उसको डिफाइन इसी तरीके से किया जाता है. फाइन, अब समझिए इसमें बचपन में आपने ल्यूनर मंथ के बारे में हो सकता है पढ़ा हो, 27.3 सोलर डे. ये एक यूनिट है जो थोड़ा सा डिफरेंट है. 1 शेक इज इक्वल टू 10 raised to -8 सेकेंड. क्या होता है, 1 शेक इज इक्वल टू 10 raised to -8 सेकेंड, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. The smallest unit for the time, मतलब अगर टाइम को स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम वहां पर यूज करते हैं शेक. 1 शेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 raised to -8 सेकेंड. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायमेंशन की. ठीक है, होनी चाहिए. तो देखो फंडामेंटल जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनको मेंशन करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डायमेंशन का यूज किया. लाइक लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया L से, मास को रिप्रेजेंट किया M से, टाइम को रिप्रेजेंट किया कैपिटल T से, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया K से, करंट को रिप्रेजेंट किया A से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमने N से, अनल्यूमिनस इंटेंसिटी को J से. इस तरीके से हमने डायमेंशन इसकी बना ली. ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन अ डिराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी. The powers of fundamental quantities in a derived quantity are called dimension of that quantity. कैसे? For example, अगर मुझे सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट से स्टार्ट करता हूँ. मैं अगर बात करूं डिस्टेंस की, तो बेटा डिस्टेंस इज पर्टिकुलरली बात करें तो लेंथ ही है. तो लेंथ को हम अगर रिप्रेजेंट करना है डायमेंशन से तो हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, राइट. L लिखो या L की पावर 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं. अगर यहाँ पे मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज ऑल्सो लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ लेंथ, तो उसको भी हम L1 से लिखेंगे. देन अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर आपसे कहा जाए स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस को हम लिखते हैं क्या है, लेंथ, और टाइम को हम लिखेंगे T. तो L/T मतलब L1 T-1, क्या ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा. Then अगर हम बात करें वेलोसिटी, then if we talk about velocity, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखेंगे L1 और टाइम T1, तो ये क्या हो जाएगा, L1 T-1 हो जाएगा. राइट, यस और नो, क्लियर है बेटा सभी को. ठीक है, तो इस तरीके से ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है उसका यूज करके. जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं जैसे आप देख सकते हैं डेंसिटी, तो
तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मास का जो डायमेंशन है वो हम लिख सकते हैं m1, राइट। और वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो है तो वो लेंथ ही बेसिकली, तो l की पावर 3, तो क्या लिखेंगे m1l माइनस 3। बोलो यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कुछ इस तरीके से डिराइव करते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो डायमेंशंस हम ले रहे हैं, इन डायमेंशंस के सर्टेन यूज होते हैं। क्या क्या यूज है? तो पहला यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। दूसरा यूज है टू कन्वर्ट यूनिट, एक यूनिट में से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशन का यूज करते हैं। कोई फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम किसका यूज करेंगे, तो डायमेंशन का यूज करेंगे। तो दीज आर द यूजेस ऑफ डायमेंशन। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब समझिए यहाँ से आगे।